नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या यस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है अकबर। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने अपना मुग़ल काल को स्टार्ट करते हुए बाबर को पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छी तरीके से। बाबर के बाद हुमायूं को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हुमायूं के काल पीरियड के दौरान ही बीच में जो हमारा सूर्यवंश शेरशाह सूरी का पीरियड दिखता है उसको भी हमने अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। अब आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकबर के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझ लीजिए कि अकबर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और बड़ा टॉपिक होने के साथ साथ उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर से पेपर में क्वेश्चन आना बिल्कुल ये मानिए कि 90% बिल्कुल तय होता है। और इतने बड़े टॉपिक को लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़ने के कारण उसको याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो अकबर पढ़ेंगे तो देखिएगा कि आपने शायद इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पर भी अकबर पढ़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है, आपको पढ़ने के बाद खुद आपको लगेगा कि आपने आज अकबर को एक नए तरीके से अच्छे से पूरा अकबर को पढ़ा। और देखिएगा कई चीजें आपको बिल्कुल नई बिल्कुल सुनने को मिलेंगी अकबर से रिलेटेड, जो कि हिडन क्वेश्चन के रूप में पेपर में आ सकती हैं, आगे आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अकबर जो है, तो इसलिए आज की क्लास को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः आपको मैंने बताया कि आज की क्लास में हमको पढ़ना है अकबर। ठीक है, अब तो हर टॉपिक के तरीके जैसे कोई भी हम शासक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस शासक का समय पता होना चाहिए कि उस शासक ने कब से कब तक अपना किस किस शासनकाल के दौरान कितना कितना उसका पीरियड रहा, कब शासक बना और कब तक शासक रहा। ठीक है, तो अकबर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1556 ईस्वी में ये हमारा मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है अकबर, और इसका शासन पीरियड जो जाता है 1605 ईस्वी तक इसका पीरियड जाता है पूरा अकबर का। 1556 से स्टार्ट हो गए 1605 ईस्वी तक अकबर का समय जाता है। और 1556 ईस्वी में कैसे मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। लेकिन आज हम लोग अब पूरा डिटेल में समझेंगे इस चीज को कि कैसे 1556 में अकबर जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर इसकी ताजपोशी होती है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह पता होना चाहिए कि अकबर का आखिरकार पूरा नाम क्या है। अकबर का आखिरकार पूरा नाम क्या है? शॉर्ट में तो सभी को पता होता है, लेकिन पूरा नाम अकबर का आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, और ये पूरे नाम सभी शासकों के आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को पूरे नाम से भी आ सकता है। तो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अकबर में देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। अकबर को देखिए हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में अकबर के बारे में हम उसके जन्म से संबंधित और उसकी ताजपोशी से संबंधित एक मुद्दा बनेगा, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अकबर के जीवन में किन किन लोगों का प्रभाव रहा, कुछ दौर अकबर के शासन पीरियड के दौरान, शासनकाल के दौरान कुछ आए जिनके अकबर के ऊपर कुछ लोगों का प्रभाव बना रहा। ठीक है, तो एक दूसरा मुद्दा हमारा अकबर से रिलेटेड निकल के आएगा, प्रभाव। ठीक है, तीसरा मुद्दा जो है इसका साम्राज्य विस्तार का बनेगा कि अकबर ने उत्तर भारत के क्षेत्र में कहां कहां पर साम्राज्य विस्तार किया। इसके बाद उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत के किन किन क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद लास्ट में मुद्दा बनेगा अकबर के शासनकाल में कुछ धार्मिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड बनेगा, कुछ प्रशासनिक क्षेत्र में जो अकबर ने कार्य किए उससे रिलेटेड बनेगा। फिर इसके बाद स्थापत्य क्षेत्र में स्थापत्य कार्य क्या क्या अकबर ने किए। इसके बाद अकबर से संबंधित कुछ चित्रकला से संबंधित मुद्दे बनेंगे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से संबंधित कुछ मुद्दे बनेंगे। इसके अलावा अंतिम रूप से अकबर की जो मुख्य किताबें हैं, पुस्तकें होंगी इनके शासनकाल के दौरान अकबर की, वो पढ़ेंगे। तो आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि अकबर के टॉपिक में आपको कितनी चीजें पढ़नी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है अकबर। और एक चीज और बता दूं, जितने बड़े लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व जो है उच्च व्यक्तित्व होता है, जिनका व्यक्तित्व बड़ा होता है, जितने बड़े लोग होते हैं उनकी छोटी सी छोटी बात पर भी ध्यान देना जरूरी होता है।
ठीक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और आप पीसीएस लेवल तक की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अकबर से रिलेटेड छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकबर का पूरा नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा अकबर से रिलेटेड बनेगा कि इसका पहला मुद्दा जो निकल के आएगा अकबर से रिलेटेड हमको पढ़ना है, इसका पहले ही मुद्दे में निकल के आएगा कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था और इसकी ताजपोशी कैसे हुई थी। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा अकबर से रिलेटेड, पहला मुद्दा हमको इससे रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, अब इस वाले मुद्दे में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अकबर के सबसे पहले जन्म की बात करेंगे, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने ऑलरेडी जब हुमायूं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, ईरान फारस की तरफ जा रहा था, तो 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में, सिंध का क्षेत्र था, अमरकोट के किले का राजा कौन था, मैंने आपको बताया था वीर साल। तो सिंध के क्षेत्र में अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम अकबर की हमीदा बानो बेगम था, पिता का नाम हुमायूं था, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोट, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक, कहाँ पर यह अमरकोट है, अमरकोट का किला, तो सिंध का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र था। इसके बाद राजा कौन था यहाँ पर सिंध के क्षेत्र का, राजा का नाम हो जाएगा वीर साल, वीर साल यहाँ का राजा था। तो जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, ईरान की तरफ जा रहा था, तो बीच में ही हुमायूं जो है शरण लेता है वीर साल राजा के यहाँ, और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जब इसका जन्म अकबर का हो जाता है तो इसके बाद इसका मुद्दा निकल के आता है इनकी अकबर की ताजपोशी फिर कैसे हुई, अकबर की ताजपोशी कैसे हुई। लेकिन इसके पहले ही आपको एक बात देखिए, अकबर से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड आपको और याद रखनी कि अकबर का जन्म जो है किस दिन हुआ था, क्योंकि देखिए जितने बड़े लोग उनकी छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अकबर का जन्म जो है रविवार के दिन हुआ था। ये बात भी अब आपको लग रहा होगा ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकबर से रिलेटेड हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर का जन्म जो है हमारा रविवार को हुआ था, 1542 ईस्वी में होता, जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, ईरान की तरफ जा रहा था, तो वो सिंध के क्षेत्र में अमरकोट के किले में रुकता है, जहां के राजा वीर साल होते हैं, और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। ठीक है, तो ये जन्म से रिलेटेड बात हो गई। अब इसके बाद जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो उसके बाद अकबर की ताजपोशी होती है, लेकिन उसके पहले भी कुछ घटनाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की मृत्यु जो है हमारी जनवरी 1556 में, जनवरी 1556 में दीन पना के पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए हुमायूं गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना कितनी बार की गई थी। तो मैंने आपको बताया टोटल 3 बार मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की स्थापना की गई थी। एक बाबर के द्वारा की गई थी, अगेन हुमायूं के द्वारा की गई थी, इसके बाद थर्ड टाइम अकबर के द्वारा की गई थी। तो हुमायूं जब 1555 में फारस से वापस आता है तो जो सूर वंश का अंतिम शासक होता है सिकंदर शाह सूर को, वो पहले मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं हराता है सिकंदर शाह सूर को, इसके बाद सरहिंद के युद्ध में हराता है, और सरहिंद के युद्ध में हराने के बाद सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के द्वारा जब सिकंदर शाह सूर को हराया जाता है, तब दोबारा से मुगल वंश की नींव डालता है हुमायूं, दोबारा से मुगल वंश की स्थापना करता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब हुमायूं दोबारा से मुगल वंश की 1555 में नींव डालता है भारत में, तो उस समय अकबर कहाँ था, उस समय अकबर कहाँ था। तो उस समय जिस समय नींव पड़ती है, उस समय जिस समय नींव पड़ती है मुगल वंश की, उस समय अकबर पंजाब में था, पंजाब के कालानौर में था, वहां पर अफगानों के विरुद्ध अभियान कर रहा था। अफगानों से घमासान की स्थिति बनी हुई थी जब हुमायूं भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, 1555 की बात होती है। तो मुद्दा निकल के आएगा 1555 में हुमायूं जो है मुगल वंश की हुमायूं जो है क्या करता है, मुगल वंश की अगेन स्थापना करता है, मुगल वंश की दोबारा से स्थापना करता है 1555 में, दोबारा स्थापना करता है हुमायूं। ठीक, अब
मैंने आपको बताया कि 1555 में जब हुमायूं जो है मुगल वंश की दोबारा से स्थापना करता है, तो 1555 में ही इस दौरान अकबर कहाँ पर था? तो 1555 में जो है इस दौरान अकबर जो है हमारा कहाँ का अभियान कर रहा था? पंजाब का अभियान कर रहा था, पंजाब का। पंजाब में कहाँ पर? कालानौर, कालानौर जगह में पंजाब का अभियान कर रहा था। ठीक है, किसके विरुद्ध अभियान जो है हमारा पंजाब में कालानौर में अकबर कर रहा था? अफगानों के विरुद्ध। अफगानों से घमासान की स्थिति अकबर की बनी हुई थी, अफगानों के विरुद्ध ये अभियान कर रहा था। ठीक, इसके साथ जब ये अभियान कर रहा था तो उस अभियान में अकबर अकेला नहीं था, उन अकबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति अकबर के साथ में कौन था? बैरम खां। आपने नाम सुन रखा होगा इस सेनापति का। तो अकबर के साथ में कौन सेनापति था जो अकबर के साथ में इस अभियान में शामिल था? तो उस सेनापति का नाम था बैरम खां। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि बैरम खां इसके साथ में था, अकबर के साथ में। अब 1556 की घटना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1556 में क्या होता है। 1556 ईस्वी आते आते हुमायूं की जनवरी 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए हुमायूं गिरता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इस बात की सूचना अकबर को मिलती है कि मेरे बाबूजी की मृत्यु हो गई है दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। अब देखिए 1556 की बात है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अकबर का जन्म जो है हमारा 1542 में हुआ था। अकबर जो है इस समय अकबर की एज क्या होगी? तो अकबर जो है 1556 में केवल और केवल 14 वर्ष का था। ठीक है, जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो अकबर की उस समय एज जो थी केवल 14 वर्ष थी। ठीक है, तो जब इसके बाद पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो सेनापति जो बैरम खां थे वो क्या करते हैं? तुरंत अकबर का यहीं कालानौर में ही, अकबर का कालानौर में ही तुरंत यहीं पर राज्याभिषेक कर देते हैं अकबर का। ठीक है, राज्याभिषेक यहीं पर कर देते हैं। अब दिल्ली आगरा आना नहीं हो रहा है कि दिल्ली आगरा आएंगे और यहाँ पर राज्याभिषेक होगा, क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो कई सारे दावेदार पहले से घात लगाए बैठे होते हैं कि अकबर दिल्ली और आगरा पर नहीं है, इसलिए हम अपने आप को राजा घोषित कर दें। ठीक है, तो इसीलिए तुरंत जो है बैरम खां जो है अकबर का राज्याभिषेक वहीं कालानौर में ही, पंजाब में ही तुरंत कर देता है। जैसे ही बैरम खां को पता चलता है कि अकबर के पिताजी हुमायूं की मृत्यु हो गई है। ठीक है, बावजूद इसके जब राज्याभिषेक करता है तो उस समय देखिए मैंने बताया अकबर बहुत ही छोटी उम्र का होता है, केवल 14 वर्ष की आयु का होता है। और जब लेकिन अकबर जो है दिल्ली से बहुत दूर, आगरा से बहुत दूर, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए आदिल शाह सूर का ही प्रधानमंत्री हेमू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सूरवंश जब पढ़ा रहा था तो सूरवंश में पहला शासक मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी, दूसरा बताया था इस्लाम शाह, तीसरा बताया था फिरोज शाह, चौथा शासक आता है आदिल शाह सूर। तो आदिल शाह सूर का ही प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य होता है। अब हेमू जो है राजपूत हिंदू राजा होता है, जो कि हेमू के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। हेमू जो है भारत में अंतिम और 14वां व्यक्ति होता है विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला हेमू जो है हमारा अंतिम और 14वां व्यक्ति भारत में होता है। तो हेमू जो है इसी चीज का फायदा उठाता है कि हुमायूं की तो मृत्यु हो ही गई है और अकबर भी दिल्ली से बहुत दूर, आगरा से बहुत दूर है, अभी पंजाब में वो अभियान में लगा हुआ है। तो वहां पर कालानौर में बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक करते हैं और दिल्ली और आगरा पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए हेमू विक्रमादित्य जो है हमारा कब्जा कर लेता है। ठीक है, इनकी राजधानी पर कब्जा कर लेता है और अपने आप को शासक घोषित कर देता है। ठीक है, अपने आप को शासक घोषित कर देता है। जब अकबर को इस बात का पता लगता है कि हेमू विक्रमादित्य ने हमारी राजधानी पर कब्जा कर लिया है, तो अकबर तुरंत पंजाब से अभियान को छोड़कर तुरंत आता है दिल्ली। ठीक है, तुरंत दिल्ली आता है और इसके बाद हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है किसके किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। कब की बात होती है? नवंबर 1556 की बात होती है। नवंबर भी याद रखेंगे, नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो अब आगे थोड़ा सा उसको डिटेल में लिख लेते हैं। 1556 में क्या होता है? हेमू के द्वारा, हेमू विक्रमादित्य, हेमू के द्वारा दिल्ली और आगरा पर
कब्जा कर लिया जाता है। हेमू जो है दिल्ली एंड आगरा पर कब्जा कर लेता है, आगरा पर कब्जा कर लेता है अकबर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। और इसी दौरान जो है हमारा हेमू जो है अपने आप को शासक घोषित कर देता है, शासक घोषित कर देता है मुगल वंश का, ठीक है। और इसी समय अकबर का भी राज्याभिषेक हुआ होता है, मैंने आपको बताया था। अब अकबर का भी राज्याभिषेक कर देता है कौन? बैरम खां के द्वारा। बैरम खां जो कि सेनापति होता है अकबर का, बैरम खां द्वारा राज्याभिषेक कर दिया जाता है किसका? अकबर का, ठीक। अब जब ये बात अकबर को पता चलती है तो अकबर पंजाब कालानौर से वापस आता है और इन दोनों के बीच में नवंबर, अब ये घटना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हाईलाइट करके लिखेंगे। नवंबर 1556 की बात होती है, ठीक। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किनके बीच में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। हेमू विक्रमादित्य कौन होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आदिल शाह सूर का ही प्रधानमंत्री होता है हेमू विक्रमादित्य, ठीक है। तो किनके बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है? हेमू के बीच में, हेमू वर्सेस अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध, नवंबर 1556 की बात। अकबर की जीत होती है, हेमू विक्रमादित्य हार जाता है। अब हारने के बारे में थोड़ी सी कहानी है, सुन लीजिए। जोधा अकबर पिक्चर भी आई होगी, जो यहीं से स्टार्टिंग होती है, हेमू की ही मृत्यु से, आपने देखा होगा अच्छे से। होता क्या है, हेमू विक्रमादित्य की सेना में बहुत सारे हाथी होते हैं और हेमू विक्रमादित्य युद्ध के दौरान हाथी पर ही बैठा होता है। तो एक तीर आकर हेमू विक्रमादित्य की आंख में डायरेक्टली आकर लगता है, हेमू विक्रमादित्य की आंख में आकर डायरेक्टली लगता है और हेमू विक्रमादित्य हाथी से बिल्कुल नीचे आके धड़ाम से गिरते हैं और हेमू विक्रमादित्य की सेना पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है, ठीक है। जब भगदड़ की स्थिति बन जाती है तो हेमू विक्रमादित्य को पकड़कर अकबर के पास लाया जाता है। अब देखिए किताबों में लिखा है कि जब हेमू विक्रमादित्य को अकबर के पास पकड़कर लाया जाता है तो अकबर क्या करता है, अपनी तलवार निकालता है और उसका सर कलम कर देता है हेमू विक्रमादित्य का। लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा आपने किताबों को, उसमें लिखा होता है कि जिस समय हेमू विक्रमादित्य को अकबर के स्थान में लाया जाता है तो जब अकबर अपनी तलवार निकालता है तो अकबर के हाथ, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र का शासक होता है, केवल 14 वर्ष उसकी उस समय आयु होती है, अकबर की केवल 14 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। तो अकबर के हाथ कप कपा रहे थे, तो जब कपा रहे थे अकबर के हाथ, तो इसी दौरान बीच में एकदम से बैरम खां अपनी तलवार निकालता है और हेमू विक्रमादित्य की गर्दन जो है कलम कर देता है उसकी। लेकिन कहा क्या जाता है कि अकबर ने ही उसको, हेमू विक्रमादित्य की सर कलम किया हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एक कहानी के तौर पर इतिहास को थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया कि हेमू विक्रमादित्य को कैसे मारा जाता है। तो जोधा अकबर आपने पिक्चर देखी होगी, तो उसमें यहीं से शुरुआत होती है, जब हेमू विक्रमादित्य की आंख में डायरेक्ट तीर आके, धनुष बाण आके, तीर आके लगता है और इसके बाद हेमू विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है। और जब हेमू विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है तो अकबर नवंबर 1556 में फाइनली रूप से मुगल साम्राज्य का एक बार मुगल वंश की स्थापना अगेन करता है, ठीक है। तो इस बार मुगल वंश की स्थापना तीसरी बार हुई होती है। मैंने क्वेश्चन कई बार आपको बताया है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना कितनी बार हुई थी, तो 3 बार की गई थी। तो नवंबर 1556 में मुगल वंश की अगेन एक बार स्थापना होती है और इसके बाद अकबर जो है शासक मुगल वंश का बन जाता है। अब शासक बनने के बाद अकबर ने क्या क्या कार्य किए, अकबर के शासक बनने के बाद अकबर के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तथ्य और मैं आपको बता देता हूँ जो लोगों को नहीं पता होता है कि अकबर को हुमायूं जो है क्या कहकर पुकारता था। ये तथ्य किसी को नहीं पता होता है, फरजंद। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये शब्द जो है शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि अकबर को हुमायूं जो है हमारा क्या कहकर पुकारता था। तो ये आपको पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाएगा। छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में देना है। तो अकबर को हुमायूं जो है फरजंद कहकर पुकारता था, ठीक है। तो ये अकबर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको
डिटेल में बता दी। अब अकबर के शासन बनने के बाद अकबर पर दूसरा मुद्दा हमको पढ़ना है कि अकबर के शासन बनने के दौरान जो है अकबर पर किन किन लोगों का प्रभाव रहा। तो दो दौर ऐसे आते हैं जब अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करता होता है, निर्णय नहीं लेता है, उसके शासन का निर्णय जो है कोई और व्यक्ति लेते हैं। वो कैसे क्या, वो हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो अकबर से रिलेटेड पहला मुद्दा हमने जन्म और उसकी ताजपोशी से संबंधित चीज़ें समझ ली। अब दूसरा मुद्दा अकबर में निकल कर आएगा कि प्रभाव। अकबर जब नवंबर 1556 में शासक बन जाता है, मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है भारत में, तो उस पर प्रभाव के दौरान दो पीरियड ऐसे आते हैं जब अकबर पर किसी अन्य लोगों का प्रभाव होता है, स्वतंत्र रूप से अकबर जो है निर्णय नहीं लेता है। तो अब हमको ये मुद्दा देखना है। तो एक दौर जो आता है हमारा 1556 से लेके 1560 का दौर, 1556 से लेके 1560 के दौर में अकबर के ऊपर किसका प्रभाव होता है? इस दौर में अकबर के ऊपर किसका प्रभाव होता है इस दौर के दौरान? तो इस दौर के दौरान जो है हमारा बैरम खां का प्रभाव होता है। बैरम खां का प्रभाव अकबर के ऊपर पूरी तरह से बैरम खां का प्रभाव होता है। क्यों होता है बैरम खां का प्रभाव? क्योंकि देखिए जब अकबर का राज्य, अकबर को शासक बनाने में किसने अपना सहयोग प्रदान किया था? बैरम खां ने, ठीक है। और अकबर उस समय बहुत ही छोटी उम्र का था, ठीक है, तो इतना उसके पास उस समय दिमाग नहीं था, ठीक है। तो सारे निर्णय शासन प्रशासन में फ्रंट पे आकर कौन लीड कर रहे थे? बैरम खां लीड कर रहे थे। अकबर केवल एक मान लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में केवल शासक बना हुआ था उस समय, लेकिन सारे निर्णय जो है हमारे शासन प्रशासन में फ्रंट से आकर बैरम खां ले रहे थे। तो बैरम खां ने देखिए क्या किया, अकबर को शासक घोषित किया। और बैरम खां उस समय, जिस समय अकबर को शासक घोषित किया था, उस समय बैरम खां सेनापति थे, लेकिन अकबर के द्वारा ही बैरम खां ने वकील ए सल्तनत का पद पर नियुक्ति अपनी करवा ली। वकील सल्तनत के पद पर बैरम खां ने नियुक्ति अपनी करवा ली। तो वकील का मतलब वजीर, सल्तनत में मुगल वंश में वकील का मतलब वजीर होता था, अर्थात प्रधानमंत्री बन जाता है बैरम खां। बैरम खां जो है हमारा, जब अकबर शासक बन जाता है मुगल वंश का, तो बैरम खां जो है हमारा प्रधानमंत्री बन जाता है, वजीर बन जाता है। और फ्रंट से 1560 से 1556 से लेके 1560 तक जो है हमारा पूरी तरीके से बैरम खां लीड करता है फ्रंट से आकर। तो पूरी तरह से बैरम खां का ही प्रभाव अकबर पर होता है। तो जब बैरम खां लीड करता है पूरी तरीके से, तो बैरम खां की जो प्रसिद्धि जो है दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी इसकी प्रसिद्धि। तो बैरम खां के ही जो सहयोगी लोग थे उनको ये बात पच नहीं रही थी, बैरम खां की प्रसिद्धि जो हो रही थी उनको ये बात पच नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, और छोटे से अकबर के कान भरने स्टार्ट किए कि बैरम खां पूरी तरीके से फ्रंट पे आके वर्क कर रहा है, आप केवल एक दिखावे के रूप में राजा बने हुए हैं, धीरे धीरे करके आपका ये राज्य ही कहीं आपसे ना छीन ले। अकबर को ऐसा जो है लोग उसको भड़काना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले बैरम खां देखिए सेनापति था, सेनापति से वजीर बन गया, वजीर बनने के बाद सारे शासन प्रशासन में फैसले जो है फ्रंट से आके बैरम खां खुद ले रहा है, ठीक है, सारे निर्णय खुद ले रहा है, स्वतंत्र रूप से आपको राजा स्वतंत्र रूप से आपको स्वीकार, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह से अकबर के लोग कान भरना स्टार्ट करते हैं। तो अकबर उस समय इस बात पर गंभीर सोचता है और अकबर क्या करता है, बैरम खां को, इस बात को सोचने के बाद बैरम खां के लिए अकबर क्या बोलता है, अकबर बैरम खां को फैसला देता है। किस चीज़ का फैसला देता है? बोलता है अकबर कि चचा आपने मुगल वंश के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपकी उम्र हो चली है, तो अब मैं चाहता हूँ, देखिए समझदारी से बैरम खां के लिए बोलता है अकबर कि अब मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह के द्वार जाइए, ठीक है, अल्लाह के द्वार जाइए, मक्का घूम कर आइए। तो अकबर के आदेश पर बैरम खां को मक्का जाना पड़ता है। अब कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि बैरम खां जब मक्का की बात अकबर इनको आदेश देता है, तो अब राजा है अकबर, आदेश देगा तो बैरम खां को तो जाना पड़ेगा। लेकिन बैरम खां जब ये बात सुनता है तो किताबों में लिखा है कि बहुत नाराज भी होता है, लेकिन नाराज होता है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि राजा आदेश दे रहा है तो बैरम खां को जाना ही पड़ेगा। तो जब बैरम खां मक्का की ओर जाते हैं सऊदी, तो मक्का जाने के लिए अब उस समय जहाज तोड़ते नहीं थे, समुद्र के सागर के रास्ते ही इनको जाना होगा। तो मक्का जाने के लिए बैरम खां जो है गुजरात की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है, गुजरात से पानी वाले शिप के थ्रू वो सऊदी की तरफ जाएंगे। तो जब ये गुजरात जा रहे होते हैं तो गुजरात में तिलवाड़ा नामक स्थान पर,
तिलवाड़ा नामक स्थान पर एक अफगानी की नज़र बैरम खां पर पड़ती है और अफगानों से 1555-56 में इन लोगों की घमासान की स्थिति बनी हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो अफगानी की नज़र बैरम खां पर पड़ती है और उस अफगानी ने बैरम खां को निपटा दिया, हत्या कर दी बैरम खां की। ठीक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि अकबर ने जब बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया तो अकबर ने ही बैरम खां की हत्या करवाई थी दूसरे रास्ते से, लेकिन स्पष्टता ये बात नहीं लिखी गई है। लेकिन किताब में ये जरूर लिखा गया है कि अकबर अपने विरोधियों को नहीं छोड़ता था। ठीक है, कि कहीं वो विरोधी दोबारा से घाव के रूप में उभर कर सामने ना जाएं। ठीक है, लेकिन कहा यही जाता है कि बैरम खां की जो है हत्या जो है अफगानी के द्वारा हुई थी। ठीक है, तिलवाड़ा नामक स्थान पर गुजरात में जब ये मक्का की ओर जा रहे थे तो बैरम खां की हत्या हो जाती है और बैरम खां का काम खत्म। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1555 से लेकर 1556 के दौरान अकबर पर पूरी तरह से किसका प्रभाव होता है? बैरम खां का प्रभाव होता है। ठीक है, अब जब बैरम खां की हत्या हो गई, जब बैरम खां की हत्या कर दी गई अफगानी के द्वारा, तो बैरम खां की ही पत्नी का नाम होता है, आपको सबको पता होगा, सलीमा बेगम। बैरम खां की पत्नी का नाम आपको सबको पता होगा, इनकी पत्नी का नाम होता है सलीमा बेगम। सिनेमा आप लोग देखते हैं ना, तो उसी से रिलेट करिए, इनकी पत्नी का नाम होता है सलीमा बेगम। जब बैरम खां की हत्या हो जाती है तो सलीमा बेगम जो है विधवा हो जाती हैं। तो सलीमा बेगम के पास अकबर जाते हैं और बोलते हैं मैं हूँ ना, बैरम खां की हत्या हो गई, आप टेंशन मत लो, अकबर तो है आपके साथ में। और अकबर जो है सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है। ठीक है, और सलीमा बेगम का ही एक पुत्र होता है, सलीमा बेगम, और बैरम खां का पुत्र होता है अब्दुर रहीम इनका पुत्र होता है। तो अब्दुर रहीम को अकबर जो है हमारा गोद ले लेता है। अब आपने अब्दुर रहीम के बारे में सुन रखा होगा कि अब्दुर रहीम की एक उपाधि खान खाना भी थी। अब्दुर रहीम खान खाना, इनकी खान खाना उपाधि थी। अब ये कहाँ से आई? तो ये उपाधि अब्दुर रहीम को अकबर ने ही दी हुई थी। कब दी हुई थी? तो एक बार अब्दुल रहीम को, जो लगभग वही 1582-83 की बात होती है, एक बार गुजरात में विद्रोह होता है। ठीक है, गुजरात में विद्रोह होता है, तो उसी विद्रोह के दौरान जो है हमारे इनको सेनापति बनाकर अकबर भेजता है। ठीक है, तो जब ये सेनापति बनाकर अब्दुल रहीम को भेजता है तो ये जाते हैं और वहाँ के विद्रोह को बहुत ही अच्छे ढंग से दबा देते हैं और दबाकर विजय सफलता प्राप्त करके वापस आते हैं। तो इनकी सफलता से अकबर बहुत खुश होता है और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि देता है। तो ये मुद्दा आपको याद रखना है कि खान खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को किसने दी थी? अकबर ने दी हुई थी। खान खाना की उपाधि किसकी थी? अब्दुल रहीम की। अब्दुल रहीम किसके पुत्र थे? बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, तो ये बैरम खां की यहाँ तक कहानी आपको पूरी समझ में आ गई। आपको ये याद रखना है कि 1560 से लेके 1556 से लेके 1560 के बीच में अकबर पर किसका प्रभाव होता है? बैरम खां का। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा दौर आता है 1560 से लेके 1562 का दौर, अर्थात 1561 और 62 2 वर्ष का दौर। इस समय किसका प्रभाव होता है अकबर के ऊपर, वो देखते हैं। इसके बाद अगला प्रभाव जो है, अगला दौर आता है 1560 से लेके 1562 तक का दौर। ठीक है, तो इस समय किसका किसका प्रभाव, जो 2 वर्ष जो होता है, इस समय किसका प्रभाव अकबर के ऊपर होता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि इस दौर को, जो 1560 से 1562 का 2 वर्ष का दौर है हमारा, ये 61-62 का, तो इस दौर को जो है हम पेटीकोट सरकार के नाम से भी जानते हैं। इस दौर को क्यों जानते हैं पेटीकोट सरकार के नाम से, वो अभी बताता हूँ। तो आपको पहले याद रखना है कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो है हमारा पेटीकोट सरकार किस पीरियड को बोला जाता था? तो 15 से 60 और 62 के बीच का जो दौर था उसको हम पेटीकोट सरकार के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि इस समय अकबर के ऊपर पूरी तरीके से किसका प्रभाव था? अकबर की एक धाय माँ थी। धाय माँ अर्थात पालन पोषण जिन्होंने अकबर का किया हुआ था, क्योंकि उस समय जब अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, उस समय हुमायूं और हमीदा बेगम तो निर्वासित जीवन जी रहे थे ईरान की तरफ। तो उस समय जो है अकबर का पालन पोषण उनकी धाय माँ ने पूरी तरीके से किया हुआ था। किन्होंने किया हुआ था इनका पालन पोषण? इनकी धाय माँ महम अनगा, क्या नाम था उनका? महम
अनगा। ठीक, तो इस शासन पीरियड के दौर को पेटीकोट सरकार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस के पीरियड में पूरी तरीके से महिलाओं फ्रंट से महिला लीड कर रही थी। उस समय पूरी तरीके से अकबर के ऊपर जो है महम अनगा का प्रभाव था। मतलब फ्रंट से आकर अभी भी अकबर कोई फैसले नहीं ले रहा है, अभी भी फ्रंट से आकर अकबर कोई फैसले नहीं ले रहा है, सारे फैसले महम अनगा ले रही हैं। ठीक है, तो जब औरतें आके फ्रंट से आके, औरत जो है हमारी कोई आके फ्रंट से फैसला ले रही है, तो इसी वजह से इस पीरियड को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना गया। ठीक, अब महम अनगा जो धाय माँ थी, इस समय इनका ही एक पुत्र था। महम अनगा के पुत्र का नाम आप लोगों को पता होगा शायद, अधम खां। इनके पुत्र का नाम होता है अधम खां। ठीक, अब जब अधम खां इनके पुत्र का नाम होता है तो कोई भी माँ होगी वो मन में उसके जरूर होगा कि मेरा पुत्र जो है शासक बने। लेकिन अकबर अब राजा है तो उसके सामने तो वो डायरेक्टली कर नहीं सकती। अधम खां बार बार अपनी माँ से कहता है कि माँ अकबर को मार दो, अकबर को मार दो। लेकिन महम अनगा कहती हैं कि तुम्हें शासक बनाने के चक्कर में अकबर को तो हम मार नहीं पाएंगे, लेकिन हम भी मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे, इसलिए शांत बैठो। अब महम अनगा का जब ये पूरी तरीके से अकबर का प्रभाव चल रहा था तो महम अनगा जो है बीच बीच में ऐसे कुछ काम करती थी जो अकबर के विरुद्ध होते थे। लेकिन अकबर पूरी तरीके से इन पर इतना विश्वास करता था कि वो बिल्कुल भी ये ऐसा सोचता नहीं था कि महम अनगा ऐसा करेंगी। अब लेकिन कहीं ना कहीं तो अकबर के विरोध में होंगी, भले फ्रंट से आके उनकी धाय माँ उनका पालन पोषण किया है, लेकिन अब वो अपने सगे पुत्र को तो ज्यादा मतलब वैल्यू देंगी। तो महम अनगा की एक बार पोल खुल जाती है अकबर के सामने भी। ठीक है, अकबर के सामने। अब जोधा अकबर पिक्चर में कुछ दिखाया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत फैक्ट उसमें दिखाए गए हैं, लेकिन वो कथा कहानियों का विषय है, उससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस इतना जानना है। तो एक बार महम अनगा की अकबर के सामने पोल खुल जाती है, और जब पोल खुलती है महम अनगा की अकबर के सामने, तो महम अनगा को भी राजनीतिक प्रशासनिक जो उनको निर्णय लेने के इनके पास पावर थी उससे बेदखल कर दिया जाता है, और अकबर से इनका प्रभाव अंततः रूप से 1562 में खत्म हो जाता है। 1562 में इनका प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 1562 से ही फिर अकबर का एक अलग रूप निकल कर आता है। ठीक है, अभी तक अकबर जो शासन कर रहा था वो किसी न किसी के प्रभाव में आकर कर रहा था। 1556 से लेकर 60 तक जो अकबर ने शासन किया वो बैरम खां के प्रभाव में किया। इसके बाद 60 से लेकर 62 तक जो है हमारे महम अनगा के प्रभाव में, धाय माँ के प्रभाव में आकर शासन कर रहा था। डायरेक्टली खुद से फैसला नहीं ले रहा था। लेकिन 1562 आने के बाद जब अकबर को समझ में आ गया कि नाते रिश्तेदार कोई उसका साथ नहीं देंगे, तो उसका मोह भंग नाते रिश्तेदारों से हो जाता है, हट जाता है, और अकबर खुद फ्रंट से आकर लीड करना स्टार्ट करता है। तब अकबर एक अपने अलग रौब में दिखाई देता है मुगल वंश में। वहीं से अकबर एकदम से फिर बड़े अलग रौब रूप में दिखाई देता है, और अकबर साम्राज्य विस्तार अकबर का होना स्टार्ट करता है, और पूरा साम्राज्य विस्तार मुगल वंश फैलना स्टार्ट करता है। प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से हो, चाहे स्थापत्य की दृष्टि से हो, अब अकबर जो है खुद से फैसले लेता है। एक मुद्दा महम अनगा से भी बनता है जो लोगों को नहीं पता होता है, और पेपर में क्वेश्चन जो हिडन क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अब की बार आने की पूरी संभावना है। एक मदरसा का भी निर्माण महम अनगा ने करवाया था। ठीक है, वो लोगों को नहीं पता होता है। मदरसा का नाम होता है खैर उल मंजिल, खैर उल मंजिल, मंजिल, या फिर मदरसा ए बेगम। मदरसा, इसी को बोलते थे मदरसा ए बेगम। ये मदरसा कहाँ पर बनवाया गया था? ये मदरसा जो है हमारा दिल्ली में बनवाया गया था। ये मदरसा कहाँ पर बनवाया गया था? दिल्ली में बनवाया गया था। तो ये फैक्ट लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस मदरसे को अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, इससे पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि महम अनगा ने जो है हमारा दिल्ली में एक मदरसा बनवाया था, उस मदरसे का नाम है खैर उल मंजिल या मदरसा ए बेगम। ठीक, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन याद करिए, लोगों को क्वेश्चन नहीं पता होता, हिडन क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये प्रभाव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने देख लिए कि प्रभाव से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे। 2 मुद्दे हमने अकबर से रिलेटेड देख लिया, उसके जन्म से रिलेटेड, ताजपोशी से रिलेटेड। दूसरा हमने मुद्दा देख लिया
प्रभाव से रिलेटेड कि किसके शासनकाल के दौरान क्या क्या अकबर के ऊपर प्रभाव रहे। अब तीसरा मुद्दा, अब कुछ प्रभाव देखिए बचपन के समय भी उसके प्रभाव रहते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में नहीं आता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अकबर के ऊपर बचपन में जो है कुछ समय के लिए बचपन में वो अपनी माँ के पास भी रहता है, तो अकबर बचपन में जो है अकबर के ऊपर सीधी सी बात है कि हाँ, जैसे आपको पता है नॉर्मल किसी बच्ची के ऊपर माँ का प्रभाव होता है, वैसे अकबर के ऊपर बचपन में जब वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटे की बात हो रही है, तब जब वो बहुत ही छोटा बचपन में, उस समय उस पर प्रभाव हमीदा बानो बेगम का भी कुछ समय तक रहता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। मैक्सिमम फिर प्रभाव वो धाय माँ का ही हो जाता है, क्योंकि लालन पोषण पूरी तरीके से धाय माँ ने ही किया हुआ था। और एक फैक्ट आप और याद रख करिएगा कि अकबर के जो बचपन के शिक्षक थे, गुरु थे, उनका नाम क्या था। अब ये सब क्वेश्चन लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये सब क्वेश्चन हिडन क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब परीक्षा का लेवल बढ़ रहा है। तो अकबर के बचपन के गुरु का नाम था गुरु लतीफ। गुरु लतीफ, ये आपको पता होना चाहिए कि अकबर के गुरु, बचपन के गुरु का नाम था गुरु लतीफ। अब तीसरा मुद्दा अकबर से रिलेटेड निकल के आता है साम्राज्य विस्तार, कि अकबर ने किस किस समय पे किस किस जगह पर साम्राज्य विस्तार किया, क्योंकि अब अकबर जो है अलग रौब रूप में अपने दिखाई देगा। ठीक है, अब खुद से फैसले लेना स्टार्ट करता है, तब साम्राज्य विस्तार मुगल वंश का बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार में आपको क्या क्या देखना है, देखिए सबसे पहले 1561 की घटना की बात करते हैं। 1561 में अकबर ने किस जगह पर कब्जा किया, तो मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मालवा पर अधिकार किया था अकबर ने। ठीक है, पंद्रह 1561 में जो है अकबर ने मालवा पर अधिकार किया था। अब मालवा का शासक कौन था, मालवा का राजा कौन था यहाँ पर, मालवा के शासक का नाम था यहाँ पर बाज बहादुर। बाज बहादुर थोड़ा सा विद्वान व्यक्ति था, संगीतज्ञ था। तो जब संगीतज्ञ था, तो जब मालवा पर अकबर जो है 1561 में जो है हमारा अधिकार कर लेता है, किसके नेतृत्व में ये अभियान होता है 1561 वाला, तो आदम खां, जो महम अनगा का पुत्र होता है आदम खां, वो यहाँ पर लीड करता होता है अकबर की तरफ से। वो मालवा पर कब्जा करता है आदम खां अकबर की तरफ से। और जब कब्जा हो जाता है, मालवा इनके अधिकार में आ जाता है, तो बाज बहादुर जो होते हैं थोड़े से विद्वान किस्म के होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, तो बहुत ही जल्दी बाज बहादुर को जो है अकबर जो है अपने दरबार में स्थान दे देता है और इनको क्या बना देता है, और इनको मनसबदार बना देता है। बाज बहादुर को हारने के बावजूद भी अकबर जो है इनको मनसबदार बना देता है। अब मनसबदार क्या होता है, वो जब हम लोग अकबर से रिलेटेड प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो मुगल काल में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, मुगल काल के प्रशासनिक अधिकारियों को मनसबदार बोलते थे। जैसे आपको मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत में जो तुर्की प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो प्रशासनिक पद पर होते थे, उनको हमने बताया था अमीर बोलते थे। इसी तरह मुगल काल में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन्हें हम मनसबदार बोलते थे। अब इतना समझ लीजिए, जब अभी प्रशासन पढ़ेंगे तब मनसबदार के बारे में अच्छे समझेंगे। तो बाज बहादुर को अकबर ने जो है मनसबदार बनाया हुआ था मालवा। इसके बाद अगला अभियान कौन सा होता है, 1562, जब यहाँ से अकबर अपने पूरे रौद्र रूप में दिखता है। और कौन सा अभियान करता है, मेड़ता का अभियान। मेड़ता, ठीक है, मेड़ता राजस्थान की बात होती है। मेड़ता अभियान अकबर करता है और मेड़ता को भी जीत लेता है। ठीक, 1562 में। और इसी अभियान 1562 में एक घटना और होती है कि अकबर जो है किसकी हत्या कर देता है, स्वयं अकबर हत्या करता है। किसकी, आदम खां की हत्या भी कर देता है अकबर, क्योंकि आदम खां थोड़े से मनमानी किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो अकबर को गुस्सा आ गया होगा किसी बात को लेकर, तो आदम खां की अकबर ने 1562 में हत्या भी कर दी थी। तो क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये पहली बार क्वेश्चन परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि अकबर ने स्वयं किसकी हत्या की हुई थी, तो आदम खां, जो महमनगा का पुत्र था आदम खां, उसकी हत्या भी की हुई थी 1562 में। तो 1562 में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि मेड़ता अभियान किया हुआ था, मेड़ता को जीता हुआ था, और आदम खां की अकबर ने हत्या की हुई थी।